क्या इंडिया में से ओबीसी रिजर्वेशन में से मुस्लिम्स को बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है? ये बात मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास उसने कुछ रिकमेंडेशंस जारी करी हैं और उसने अपनी सिफारिशों में से लगभग 35 जो जातियां हैं उनको ओबीसी की लिस्ट से बाहर निकालने की अभी सिफारिश करी है। लेकिन कमाल की बात यहां पर यह है कि जो एनसीबीसी इन सभी लोगों को ओबीसी लिस्ट से बाहर निकालने की बात कर रहा है, उसी एनसीबीसी ने 2014 से पहले इलेक्शन से पहले इन्हीं सभी जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश करी थी। ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे क्रोनोलॉजी से। 2010-11 से जब से सिफारिशों की शुरुआत होती है तब से लेके और अब तक आज तक क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, बंगाल, कहां पर क्या क्या सारी चीजें चल रही हैं, सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो आपको सारा टॉपिक बताऊंगा ही एकदम स्क्रैच से, लेकिन यस, आप लोगों की जो ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि सरकार का ये जो डिसीजन आ रहा है या फिर एनसीबीसी की ये जो सारी रिकमेंडेशन आ रही हैं, ये क्या वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या फिर ये पॉलिटिक्स से इंस्पायर होती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बात मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली आप यहाँ पर कुछ ऐसी जो न्यूज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। वाई आर ओबीसी लिस्ट इन वेस्ट बंगाल बीइंग स्क्रूटनाइज, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। दरअसल ये बात हो रही है बंगाल के अंदर की। बंगाल में जो ओबीसी की लिस्ट है उस ओबीसी की लिस्ट को फिर से स्क्रूटनाइज करने की बात करी है और अभी यहां पर जो एनसीबीसी है उसका यह मानना है कि बंगाल के अंदर बहुत सारे लोग जो ओबीसी लिस्ट में हैं, जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, उनको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब कमाल की बात यहां पर यह है कि यहां पर ज्यादातर जिन लोगों को बाहर करने की सूची से बात करी जा रही है वो सारे के सारे लोग मुस्लिम हैं, सिवाय दो जातियों के। तो आइए शुरू करते हैं पूरे मुद्दे को जानने की जो कोशिश करते हैं, क्यों वेस्ट बंगाल के अंदर ओबीसी की जो सूची है उसकी जांच यहां पर हो रही है। राइट, देखो, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कि दरअसल एक शुरुआत की बात है और काफी पुराना ये पूरा मामला है, स्क्रैच से समझेंगे पूरा। वेस्ट बंगाल की केंद्रीय जो अन्य पिछड़ा वर्ग सूची है, यानी कि एक दो सेंटर की और एक स्टेट की होती है, लेकिन मैं यहां पर सेंटर के बारे में बात कर रहा हूं। हम देखेंगे वहां पर जो ओबीसी की लिस्ट है वो इस टाइम पर एक नेशनल डिबेट यहां पर बनी हुई है और अगेन वही पॉलिटिक्स का पूरा मुद्दा हमें देखने को मिलेगा। मामला ये है, ये काफी चर्चाओं में इसलिए बनी हुई है बिकॉज एनसीबीसी के द्वारा जो 35 समुदाय हैं लगभग, और इन 35 समुदायों में से ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं, उनको सेंटर की ओबीसी लिस्ट से बाहर करने की सिफारिश है। वो सिफारिश अभी एनसीबीसी के द्वारा यहां पर करी गई है। 2026 में वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं, अब इसलिए आप इन चीजों को समझ सकते हैं, इसलिए सारी चीजें गरमा रही हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का समय है और डेफिनेटली ऐसे टाइम पर सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलते ही हैं। अभी हम बात करें प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है। लेकिन इस कंडीशन तक, यहां तक ये पूरा मामला पहुंचा कैसे, इस पूरे मामले को हम यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2010 में हम एंटर करेंगे। 2010 और 11 का समय होता है। 2010 और 11 में जो वेस्ट बंगाल का जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसने अपनी कुछ रिकमेंडेशन करी, यानी कि राज्य के स्तर पर उन्होंने जो ओबीसीज होते थे या फिर जो पिछड़ा वर्ग होते थे उनकी पहचान की शुरुआत यहां पर उनके द्वारा करेगी। 2010 के अंदर ये शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी इस पूरे पूरे जो स्टडी उन्होंने किया, इसमें उन्होंने 40 जातियां थी, उन समुदायों का अध्ययन यहां पर किया और इनमें से बहुत सारी रिकमेंडेशन उन्होंने दी इन 40 जातियों के बारे में। इन 40 जातियों के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो समुदाय हैं ये सामाजिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़े हैं, ये इनके यहाँ पर जो एजुकेशनल ड्रॉप आउट रेट है वो काफी ज्यादा है और इकोनॉमिक रूप से भी ये लोग कमजोर हैं और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सफिशियंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। इस वजह से इन सभी लोगों को ओबीसी के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन इस स्टेट के जो बैकवर्ड कमीशन था उसके द्वारा यहां पर दी गई और साथ ही साथ इस कमीशन ने या फिर सरकार ने जो केंद्र सरकार को अपनी कुछ रिकमेंडेशन भेजी 2011 के अंदर के साहब इन सभी जातियों को आप सेंटर की जो ओबीसी की लिस्ट है आप उनको यहां पे शामिल कर लो। तो सिंपल सी बात, ये पूरा का पूरा प्रस्ताव यहां पर भेजा गया। इस प्रस्ताव में हम देखेंगे उस समय पर जब ये प्रस्ताव भेजा गया था, क्योंकि यही मामला है जो मैं कह रहा हूं कि 2011 में जिस एनसीबीसी ने सारी रिकमेंडेशंस इन लोगों को शामिल करने के लिए भेजी थी, उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे जो एनसीबीसी के वो थे एमएन राव साहब।
अब अध्यक्ष मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यहीं पर जब एक व्यक्ति अध्यक्ष के तौर पर बदलाव होते हैं तभी से एनसीबीसी की जो अप्रोच है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो नए अध्यक्ष आएंगे जिन्होंने बदलाव की बात यहां पर करी वो बीजेपी के नेता थे, इसलिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसके बारे में। तो हम देखेंगे जब ये अध्यक्ष थे तो यहां पर जब अनुशंसाएं आई तो ये 2011 की जो एनसीबीसी की सिफारिशें हैं इनके अकॉर्डिंगली आती हैं, और इनमें से जितनी सारी रिकमेंडेशंस आई थी उनमें से 37 समुदायों को सेंटर की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की अनुशंसा इनके द्वारा यहां पर दी गई। और अच्छी बात यहां पर कह सकते हैं या फिर कमाल की बात है कि यहां पर अभी देखेंगे कि इन 37 में से 35 जो समुदाय थे वो मुस्लिम थे और 2 गैर मुस्लिम थे, देवांगा और गंगोट। इन सभी समुदायों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये लोग आराम से रिजर्वेशन का लाभ लेते रहे और नौकरियां भी बहुत सारे लोगों की होती रही और बहुत सारे लोगों के प्रमाण पत्र भी यहां पर बने। लेकिन अब 2011 में जो तर्क दिए गए थे ना, जिन लोगों को इस ओबीसी की लिस्ट में शामिल करा गया था, क्या आर्ग्यूमेंट थे, उन आर्ग्यूमेंट को भी समझते हैं, क्योंकि सरकार या फिर मैं कहूं एनसीबीसी इन्हीं आर्ग्यूमेंट को भी पलटने की कोशिश कर रही है। 2011 में जिस एनसीबीसी ने सारी की सारी अपनी रिकमेंडेशन दी थी, अभी सरकार या फिर एनसीबीसी खुद उनसे पलट रहा है या फिर खुद उनको गलत तरीके से नकार रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयोग ने पूरी तरह राज्य आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया, क्योंकि 2010 और 11 में जो सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी तो उन रिकमेंडेशंस में ऐसा नहीं है एनसीबीसी ने अपने लेवल पर कुछ रिसर्च करी हो या फिर वो डेटा निकाल के लाए हों। राज्य के स्तर पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसने अपनी स्टडी या फिर अपनी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट लगा दी और वही एनसीबीसी ने मान लिया, यानी कि आधार उसी को यहां पर बनाया हुआ था। हम देखेंगे इन समुदायों का पिछड़ापन धर्म के कारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक जाति आधारित पेशों के कारण था। यह तर्क था 2011 में, इसलिए इन लोगों को शामिल करा था। बेसिकली यहां पर ऐसे लोगों की भी बात करी जाएगी जो कुछ लोग हिंदू धर्म में भी निम्न जाति में थे, लेकिन वो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मुस्लिम या फिर ईसाई बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। उनसे संबंधित जो प्रोविजंस थे उनके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। तो ये जो निम्न जाति के लोग थे, इनके जो काम थे, इनका जो प्रोफेशनल था, जो भी काम कर रहे थे, ज्यादातर उनमें से नाई, दर्जी, बीड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, ये सभी लोग थे। इसलिए 2010-11 में ये पूरी की पूरी रिकमेंडेशन दी गई थी कि साहब ये काफी ज्यादा पिछड़े लोग हैं, इसलिए इनको ओबीसी की जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में आप लोग यहां पे इनको शामिल कर लो। ये रिकमेंडेशन दी गई थी। अब जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे जो लोग थे, हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, जिनको ओबीसी में यहां पर शामिल करने की बात करी गई थी, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन यहां पर हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। यानी कि भले ही वो लोग हिंदू थे, पहले निम्न जातियों में थे, और उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए वो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में। स्टिल मुस्लिम्स में जाने के बाद भी उनके साथ जो भेदभाव था वो भेदभाव जारी रहा, और यही एक आधार बना था 2011 में इनको जिस लिस्ट में शामिल करा गया था ओबीसी की में। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि जो लोग भले ही निम्न जाति से थे और मुस्लिम्स में आए थे, तब भी उन लोगों को उस समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। अलग नमाज पढ़ते थे वो लोग, यानी कि उनको बिल्कुल पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जैसे सारे के सारे नॉर्मल जो मुस्लिम साथ में बैठते थे। कई मामलों में नीची जाति जैसा व्यवहार उनको इस्लाम में जाने के बाद भी हमें देखने को मिला, और अलग नमाज पढ़ने की जैसी कहानियां हैं, वो बहुत सारी कहानियां तो हमें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए यहां पर ये देखेंगे कि उस समय पर आयोग ने ये कहा था, ये आर्गुमेंट दिया था इनको ओबीसी में शामिल करने के पीछे, कि देखो इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी हो रहा है, यानी कि भले ही ये हिंदुओं से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए हों, लेकिन इनकी स्थिति आज भी भेदभावकारी यहां पर बनी हुई है। तो ये सारे के सारे तर्क थे जो कि शामिल करे गए थे 2011 में, जब इनको ओबीसी की लिस्ट के पीछे यहां पर शामिल कराया गया था। ये तर्क इसलिए जरूरी है बिकॉज आज के समय पर जो एनसीबीसी के द्वारा जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, सो दैट आप उन लोगों को यहां पर कंपेयर कर पाए। नाउ अब इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड 2 कमिटीज के बारे में आपको यहां पर बताना चाहूंगा। एक तो थी आपकी सच्चर कमेटी, दूसरी थी रंगनाथ मिश्रा कमेटी। इन कमिटीज ने ऐसे लोगों के रिजर्वेशन के बारे में या फिर इनकी जो स्थिति थी समाज में, उनके बारे में क्या रिकमेंडेशन दी, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले द वेरी फेमस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है 2006 में, और इस सच्चर कमेटी को यहां पर एस्टेब्लिश करा गया था जो ओबीसी के लोग थे, उन ओबीसी के लोगों की क्या कंडीशन है, कैसी स्थिति है उनकी हमारे समाज के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए। तो यहां पर जो भारत के मुसलमान थे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन इनके द्वारा यहां पर करा गया था, और मुस्लिमों की जो स्थिति थी वो कई मामलों में एससीज के बराबर या फिर उससे भी खराब थी। ध्यान रखिए, जो सच्चर कमेटी थी, राजेंद्र सच्चर जी की जो अध्यक्षता में काम कर रही थी, उसने ये नहीं कहा था कि आप इनको रिजर्वेशन दो। उस कमेटी ने केवल और केवल उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो स्थिति थी समाज के अंदर, उसका अध्ययन किया था। और इस कमेटी ने यह माना था कि हाँ, जो मुस्लिम हैं उनकी स्थिति भारत में जो हिंदुओं के अंदर जो एससीज हैं उनसे भी बदतर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इनको भी एक बेस बनाया गया उस समय पर जो ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए। सेम वे रंगनाथ मिश्रा कमेटी 2007, इनकी कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं।
इन्होंने ऐसे लोगों के बारे में स्टडी करा जो कि पहले जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो हिंदू थे, फिर वो बाद में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो मुस्लिम या फिर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, स्टिल वहां भी उन लोगों के साथ वही भेदभाव था, वो जारी रहा। वैसे लोगों के लिए इस कमेटी का यहां पर गठन करा गया था। तो इन्होंने भी यही बात बोली कि भाई धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति आधारित जो भेदभाव है वो यहां पर जारी रहता है, एससी की पहचान को धर्म से अलग जो है वो यहां पर किया जाना चाहिए। तो दो कमिटियों की जो रिकमेंडेशन थी, ये दोनों रिकमेंडेशन 2011 में इन सभी समुदायों के ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने का एक आधार बनी या फिर उनके साथ में अलाइन होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्प्यूट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि 2014 में केंद्रीय ओबीसी सूची में जो औपचारिक शामिलीकरण है वो यहां पर इन सभी लोगों का हो जाता है। अब ये इसलिए बोला गया कि साहब 2014 में इनको इसलिए शामिल करा गया था, एक तरीके से अपीजमेंट करने की कोशिश करी गई थी 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले। हम देखेंगे केंद्र सरकार ने 2011 की सारी सिफारिशों को यहां पर स्वीकार कर लिया और 37 समुदायों को वेस्ट बंगाल की जो केंद्रीय ओबीसी सूची थी उसमें यहां पर अधिसूचित करा गया। उस समय यह काम एग्जीक्यूटिव के माध्यम से संभव था, लेकिन आज ये एग्जीक्यूटिव के माध्यम से संभव नहीं है। उसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि अगर आप 102वां संविधान संशोधन देखेंगे तो अब एनसीबीसी को यहां पर संवैधानिक दर्जा मिल गया है, तो वो काम अब संसद के ऊपर है या फिर जो पूरी तरह से केवल जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रस्ताव के माध्यम से इस काम को अब नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा शिफ्ट है कि जो 2011 में एनसीबीसी की जो पूरी सिफारिशें थी, जो उसका माइंडसेट था, उस टाइम पर क्या आर्गुमेंट थे, और आज एनसीबीसी का जो एक अलग डिफरेंट माइंडसेट है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी उसकी जो अध्यक्षताएं हैं, उस समय पर जो अध्यक्षताएं हैं, जब ये माइंडसेट चेंज हुआ तब बीजेपी के एक जो मेंबर थे वो कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन उससे बढ़ने से पहले, उस पर आगे आने से पहले मैं आपको कुछ जो जरूरी जानकारी उनके बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको आप लोग अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शानदार डिस्काउंट है सीएससी अश्योर के साथ में 2 साल और उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर ये जो लागू हो रहा है, आप 50% के सारे डबल वैलिडिटी के साथ में जो यूपीएससी के कोर्सेज हैं उनको आप लोग यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। 17 तारीख तक ये ऑफर है, ये ऑफर समाप्त हो रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप देखेंगे 6 महीने पे 6 महीने का 9 पे 9 पे यानी कि डबल का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और 19,999 से हमारे जो कोर्सेज हैं वो शुरुआत हो रही है उनकी। आप शुभ 50 कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल यहां पर कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे बैचेस के बारे में। तो आगाज जो कि बाइलिंगुअल बैच है ये शुरू हो रहा है हमारा 2027 के लिए 15 तारीख से। प्रारंभ ये हिंदी का बैच है, ये भी 15 तारीख से शुरू हो रहा है। समिट ये भी इंग्लिश का बैच है और वो 15 तारीख से शुरू हो रहा है। सारी की सारी लैंग्वेज के जो बैचेस हैं वो बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। नाउ अब इस शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, जो पूरा का पूरा शिफ्ट होता है एनसीबीसी के अप्रोच में। तो हम देखेंगे क्या बदलाव आता है 2022-23 में। फिर से एनसीबीसी के अंदर जो हमारे इनके जो अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर जी, दरअसल ये अध्यक्ष बनते हैं एनसीबीसी के, जो कि बीजेपी के एक नेता हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे इन्होंने ये कहा कि साहब जो वेस्ट बंगाल की राज्य की ओबीसी की जो लिस्ट है ना उसमें कुछ गड़बड़ झाला है, और उन्होंने अपनी एक टीम भेजी वेस्ट बंगाल के अंदर उसकी जांच परख यहां पर करने के लिए। स्पेशली जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी संख्या पर उन्होंने संदेह जताया कि इनको धर्म के आधार पर अब शामिल करा है। ये जो एनसीबीसी था पहले इसने प्रॉपर सारे के सारे तथ्य दिए थे, सारे के सारे तर्क दिए थे कि साहब इस वजह से हम इन लोगों को शामिल कर रहे हैं। आज वही एनसीबीसी अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं, इन सभी मुस्लिम समुदायों को अब यहां पर शामिल करा गया है धर्म के आधार पर। मामला कोर्ट में भी पहुंचेगा, उसके जो अप्रोच है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 2024 में कोलकाता के अंदर यानी कि जो कोलकाता हाई कोर्ट है वहां पर ये पूरा मामला पहुंचा है। ओबीसी सूची में जो बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम शामिल हुए थे उन सभी लोगों को रद्द कर दिया गया यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा। यानी कि ये जो एक स्टैंड दिया गया था या फिर एक जो अप्रोच थी एनसीबीसी की उसको सही माना यहां पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने। हम देखेंगे इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिमों को अपनाया है ना, आपने धर्म ही एकमात्र आधार बनाया है ओबीसी की लिस्ट में इन सभी लोगों को शामिल करने का, और इसके बाद में जो पिछड़ा घोषित करना ये पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। 77 मुस्लिमों को यहाँ पर घोषित करना, जो मुस्लिम वर्ग थे उनको घोषित करना, ऐसा यहाँ पर बोला। लेकिन अगेन ये विवाद और ज्यादा बढ़ा और ये पूरा मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था तो लगभग 5 लाख ओबीसी जो पूरे के पूरे सर्टिफिकेट थे, ऐसे सारे जो लोग थे वो यहाँ पर प्रभावित होते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचता है तो 2024-25 में जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी या फिर हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं गलत तरीके से धर्म के आधार पर आपने इन लोगों को रिजर्वेशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया कि ना ना ना, जो बात हाईकोर्ट ने बोली है वो पूरी तरह से सही नहीं है।
अब हम यहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कुछ सवाल भी पूछे और कहा कि क्या इन समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का आपके पास मात्रात्मक डेटा उपलब्ध है? क्या आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि इन लोगों का जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें रिप्रेजेंटेशन इनका पर्याप्त नहीं है? ऐसी चीज यहां पर पूछी गई उनके द्वारा। सरकार ने कुछ जवाब दिए, पूरा मामले या फिर सारे जवाब नहीं दे पाए। अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि ये पूरा मामला अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर से ये करंट न्यूज में इसलिए आया क्योंकि अगेन ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है, बिकॉज जैसा मैंने बताया 2026 के अंदर वेस्ट बंगाल में चुनाव हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब एनसीबीसी ने इस साल के शुरुआत में क्या रिकमेंडेशंस दी उनके बारे में बात करेंगे। तो 37 में से 35 समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची से बाहर करने की सिफारिश करी। जैसा मैंने बताया कि जो पूरा का पूरा मामला यहां पर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि साहब देखो, ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से, यानी कि इन समुदायों का चयन राजनीतिक रूप से यहां पर प्रेरित था और पिछड़ेपन के बजाय धर्म आधारित ये प्रतीत होता है। और ऐसा यहां पर बोला गया क्योंकि हम, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें इतना आसान नहीं है इनको करना, बिकॉज इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है कि अब एनसीबीसी एक संवैधानिक आयोग है और वो अपनी अब जो कार्य प्रणाली है उसमें हम देखेंगे कि संसद के द्वारा पारित और राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित होना आवश्यक है। अगर कोई भी केंद्रीय ओबीसी की सूची में अगर कोई भी कैसा भी बदलाव किया जाना है तो उसके लिए ये सारे प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे, केवल एग्जीक्यूटिव प्रस्ताव है उनके माध्यम से नहीं करती। तो ध्यान रखेंगे एनसीबी की जो एनसीबीसी है उसकी सिफारिश सलाहकारी है, जरूरी नहीं कि वो मानी जाए या फिर ना मानी जाए। अंतिम जो निर्णय लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को कैसे इंटरप्रेट करता है, इस पर सारी चीजें फ्यूचर में देखने को हमें यहाँ पर मिलेंगी। बाकी आप लोगों का जो ओपिनियन है कि ये सारा जो शिफ्ट है या फिर जो ओपिनियन है सरकार का, कोर्ट्स का, एनसीबीसी का, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।